देखो, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसने लिटरली अपनी जान किसी और के लिए दे दी। यप, यू हर्ड इट राइट। अपनी जिंदगी बिना किसी पर्सनल फायदे के ही जस्ट गेव हिज हेड। अब ये सुनकर ये मत सोचना कि ही वॉज अ टिपिकल हीरो। नो, ही वॉजंट। Instead, he was an alcoholic, self-loathing, depressed guy. Well, I am talking about Sidney Carton from A Tale of Two Cities, the famous and the legendary novel by Charles Dickens. And on a side note, I didn't like the book at all. लेकिन इसके बारे में हम लोग एंड में बातें करेंगे। उससे पहले जानते हैं सिडनी कार्टन ने जो भी किया वो क्यों किया। Like why he sacrificed his head for another woman's husband. So, this is Sahil here and you are on the channel Board Racks, जहाँ पे हम लोग बुक और फिलोसफी से रिलेटेड बातें करते हैं। और आज हम लोग जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं, अगर तुमने नहीं भी पढ़ा है तो चलेगा, क्योंकि मैं इस कैरेक्टर के फिलोसफिकल एंगल्स को समझने की कोशिश करूंगा, या फिर कह लो इसके दिमाग में अंदर घुस के ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया। सो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले सिडनी के बारे में जानते हैं कि वो सैक्रिफाइजर एक हीरो बनने से पहले क्या था और कैसा था। तो अगर तुम सिडनी कार्टन को पहली बार देखोगे ना, तो वो कुछ खास नोटिस भी नहीं होगा। जहां तुम्हें उसके चेहरे पे हमेशा एक टायर्डनेस दिखेगी, एक उदासी दिखेगी। जहां अगर मैं सच बोलूं तो सिडनी की लाइफ पूरी तरीके से एक मेस है। जहां वो काम में तो काफी अच्छा है, लेकिन उस काम का भी जो क्रेडिट होता है वो किसी और को मिलता है। जहां लोग कई बार उसकी सार्केज्म को उसका एटीट्यूड समझ लेते हैं और वो हमेशा अपने फीलिंग्स को कहीं ना कहीं छुपाने की ही कोशिश करता है। और हाँ, उसकी सबसे बड़ी फाइट उसके खुद के अगेंस्ट है, लाइक यू नो सलमान भाई इन सुल्तान। और अगर मैं यहाँ पे एक कोट कार्टन को डेडिकेट करना चाहूंगा तो वो ये होगा कि सम पीपल ड्रिंक टू फॉरगेट बट कार्टन ड्रिंक्स बिकॉज ही रिमेंबर्स। जहां वो खुद को एक लूजर मानता है और अपनी जिंदगी को एक वेस्ट बताता है। और यही है कार्टन का सच। वो कोई बॉर्न हीरो तो बिल्कुल नहीं था, बट स्टिल ही डिड समथिंग लेजेंडरी। अब देखो, सिडनी कार्टन के सैक्रिफाइस को सिर्फ और सिर्फ एक हीरोइक एक्ट बताना, उसके पूरे कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करना होगा। जहां पे उसने सिर्फ और सिर्फ कोई सैक्रिफाइस नहीं किया था, बल्कि वो एक इंसान के अंदर की पूरी एक जंग थी। एक ऐसी जंग जो मेरी और तुम्हारी जिंदगी में किसी ना किसी फॉर्म में चलती ही है। और अगर कार्टन को समझना है तो ये समझना भी जरूरी है कि उसकी जिंदगी का जंग सिर्फ बाहर से नहीं था, बल्कि अंदर से भी था। जहां वो हर दिन एक इनविजिबल वॉर लड़ता था, लाइक यू, सेल्फ डाउट, रिग्रेट और एक ऐसी लोनलीनेस। जहां कार्टन की जिंदगी में एक खालीपन था। वो अपनी जिंदगी को वेस्टेड लाइफ बताता था, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। जहां उसकी आंखों में हमेशा एक थकान, एक उदासी रहती थी, जैसे हर रात उसने अपने सपने खुद ही तोड़ दिए हों। और ये वो फीलिंग है जो आई कैन गारंटी कि हर इंसान कभी ना कभी किसी मोड़ पर फील ज़रूर करता है, या फिर तुम शायद उस फेज में अभी खुद होगे, जहां तुम्हें ऐसा फील होने लगता है कि तुम्हारी सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं बन रहा है। यू आर जस्ट सिंपली एग्जिस्टिंग। और जैसा कि मैंने बोला था कि कार्टन का सबसे बड़ा एनिमी कोई और नहीं बल्कि कार्टन खुद था। जहां वो अपने फ्लॉज को, फेलियर्स को हर रोज याद करता था, और जहां उसका सार्केज्म, उसका आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड, उसका ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, ये सारे एक तरह के शील्ड्स थे जो उसके असली इमोशंस को छुपा सकते थे, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता था कि दुनिया उसकी फीलिंग नहीं समझ पाएगी। और यहीं पे मैं एक कोट कहना चाहूंगा बाय विक्टर फ्रैंकल, एक फेमस न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं। वो लिखते हैं, लाइफ इज नेवर मेड अनबियरेबल बाय सर्कमस्टांसेस बट ओनली बाय लैक ऑफ मीनिंग एंड पर्पस। और कार्टन की जिंदगी में भी इसी मीनिंग की कमी थी। वो हर दिन बस यूं ही सरवाइव कर रहा था, जहां उसे कहीं ना कहीं लगता था कि उसकी एग्जिस्टेंस का कोई वैल्यू है ही नहीं। और यही उसका सबसे बड़ा दुख बन गया था। लेकिन चीजें थोड़ी बदलती हैं जब उसकी मुलाकात लूसी से होती है। अब ये लूसी कौन है? लूसी इस बुक के अंदर एक बहुत ही सेंट्रल फिगर है, एक सेंट्रल कैरेक्टर है। जहाँ पे अगर मैं समझाना चाहूँ कि ये किस तरीके की लड़की है, तो तुम इमेजिन करो एक ऐसा पर्सन जिसके आसपास होने से ही चीज़ें काफ़ी अच्छी लगने लगती हैं, इन्वायरमेंट काफ़ी खुशनुमा हो जाता है। सो शी इज़ लाइक दैट इन दिस बुक, लाइक अ डिवाइन फिगर। और स्पॉयलर्स अहेड, ये वही लड़की है जिसके खातिर, या फिर मैं कहूँ जिसके हस्बैंड के लिए सिडनी अपनी जान दे देता है।
अब देखो होता क्या है बुक के अंदर कि जिसके लिए सिडनी को जान देना पड़ता है, इसके लिए एक चीज तुम ये कर सकते हो कि इस बुक के बारे में सिंपली सर्च कर सकते हो कि सिडनी ने क्यों जान दिया, अगर तुम्हें ये बुक को रीड नहीं करना है। जो लोग रीड कर चुके हैं वो ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मैं अगर बताना चाहूँ बहुत ही कंसाइज तरीके में, तो समझ लो कि इसके हस्बैंड के ऊपर काफ़ी बड़ी आफत आ गई थी। उसे जेल हो गई थी और कल उसे फांसी होने वाली थी। फांसी से बचाने के लिए सिडनी को उसके साथ जगह रिप्लेस करना पड़ता है और वो खुद उस जेल में किसी तरीके से उसके हस्बैंड को बाहर निकालकर, जिसका नाम था चार्ल्स डार्ने, खुद को वहाँ रख देता है। और इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे ज़्यादा बताना मुझे लगता है कि पूरी कहानी को ख़राब कर सकता है, अगर जो लोग सोच रहे हैं इस कहानी को पढ़ने के लिए। आगे बात करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग का फोकस सिर्फ और सिर्फ कार्टन है, तो हम लोग उसी पे फोकस करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये मत समझना तुम कि लूसी कार्टन के लिए कोई लव इंटरेस्ट था। हाँ, स्टोरी के बीच में ऐसा लगता है कि शायद कार्टन पसंद करता है लूसी को, बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि मुझे लगता है कि लूसी कार्टन के लिए एक नई उम्मीद थी, एक ऐसा चेहरा थी जो कार्टन को देख के लगता था कि ये उसके दुख को समझ पाएगी। और इवन जब कार्टन उसके सामने खुलता है, उससे बातें करता है, तो हाँ वो समझती है उसके दुख को। और कार्टन कहीं ना कहीं इसी कारण लूसी पे अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहता है, और इसलिए शायद वो उसके पति के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। मुझे लगता है कि कार्टन ने इन सारी चीज़ों को दिखाकर कि लूसी के प्रति अगर तुम उसको लव के एंगल से भी देखते हो, जिन लोगों ने ये बुक रीड कर रखा है, तो वो लव किसी भी तरह का पॉजिटिव लव नहीं था, बल्कि वो लव ऐसा था जो कि तुम्हें आज़ाद करता है। और कहीं ना कहीं लूसी कार्टन को समझ पा रही थी जब उसने अपने सारे फीलिंग्स को उसके सामने रख दिया था। तो इसलिए भी शायद कार्टन लूसी के प्रति कुछ भी करने को रेडी था, जैसा मैंने अभी तुरंत कहा। और अब वापस आते उसी बात पे जो मैं कह रहा था, उस डेप्थ के बारे में कि किस तरीके की डेप्थ कार्टन ने यहाँ दिखाई। मुझे लगा कि कार्टन ने यहाँ पे ये शो किया कि सैक्रिफाइस सिर्फ हीरो बनने के लिए नहीं होती, कई बार दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने के लिए भी होती है। जहाँ कार्टन का अपनी जान दे देना इट्स जस्ट नॉट अ ड्रामेटिक एक्ट, बल्कि ये एक इंसान का अपने अंदर के अंधेरे को, अपने पास्ट के गिल्ट को एक नई मीनिंग देना था। यहाँ एक एल्बर्ट कामू का कोट फिट बैठता है, वो ये है कि इन द डेप्थ ऑफ विंटर आई फाइनली लर्नड दैट विद इन मी देयर ले एन इनविंसिबल समर। जहाँ कार्टन भी उस समर को महसूस कर पाता है अपने अंदर, इन द फॉर्म ऑफ होप, इन द फॉर्म ऑफ रिडेम्पशन, इन द फॉर्म ऑफ लूसी, एंड विच टर्न्ड हिज डार्कनेस इनटू लाइट। जहाँ कार्टन जानता था कि वो अपने पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकता है, वो जैसा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो एक ऐसा डिसीजन ले सकता है जो उसके फ्यूचर को रीडिफाइन करेगा। जहाँ ये डिसीजन ऑफ गिविंग लाइफ बहुतों को बेवकूफ़ी लग सकती है, बट फॉर कार्टन, एज ही सेड हिमसेल्फ, इट इज़ अ फार फार बेटर थिंग दैट आई डू देन आई हैव एवर डन। अब ये मत समझना कि इट वॉज जस्ट अ फाइनल फ्लैशी डायलॉग ऑफ अ हीरो, बल्कि मेरे हिसाब से ये एक इंसान का रियलाइजेशन था कि उसकी ज़िंदगी जितनी भी ब्रोकन, डिप्रेस्ड और गिल्ट से भरी रही थी, पर फिर भी उसने कुछ ऐसा कर दिया था जो वो कभी नहीं भूलेगा, जो लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो देखो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये कहानी हमें कहीं ना कहीं ये सिखाती है कि तुम चाहे कितना भी टूट चुके हो, तुम चाहे कितना भी गिर चुके हो, अब तुम्हें कुछ भी किसी भी तरीके से समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, लेकिन फिर भी तुम एक डिसीजन मात्र से अपनी पूरी जिंदगी को फिर से रीडिफाइन कर सकते हो। आई नो इट साउंड्स वेरी radical maybe, or it sounds like just any motivational thing, but this is the reality, this is the thing। और इसी के ज़रिए कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ उखाड़ा है, बहुत कुछ किया है, और अपनी ज़िंदगी को एक नया पर्पस दिया है, रीडिफाइन किया है। जहाँ ये कहानी सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस की नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि तुम कैसे अपने दुख से आगे बढ़ के, अपने डिप्रेशन से आगे बढ़ के, अपने गिल्ट से आगे बढ़ के कुछ महान कर सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो, जो तुम्हारी ज़िंदगी को एक सही रास्ता देगा। और शायद इसलिए सिडनी कार्टन की जर्नी हम सभी के लिए
एक रिमाइंडर है कि नो मैटर हाउ लॉस्ट यू फील यू कैन ऑलवेज राइज। अब देखो, मैंने इतनी देर तक सिडनी कार्टन की कहानी को इतने डेप्थ से समझाया, उसके डिसीज़न को समझाया कि क्यों उसने ऐसा डिसीज़न लिया होगा, और मैंने कोशिश की कि कहीं ना कहीं तुम्हें ये भी समझाने की कोशिश करूं कि ये कहानी का आखिर कंक्लूजन क्या था, कि ये कहानी तुम्हें बताना शायद क्या चाह रही थी। और मुझे समझ में यही आया कि सिडनी कार्टन कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक मीनिंग फाइंड करने की कोशिश कर रहा था जो उसे कभी मिल नहीं रही थी, और शायद उसे वो मीनिंग लूसी के पति को बचाने से मिल रही थी, इसलिए उसने उस कुर्बानी को हंसते हंसते गले लगाया। लेकिन 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 ये बुक फिर भी मुझे पसंद नहीं आई। अब तुम कहोगे कि क्यों नहीं पसंद आई? वेल, इसमें जो इंग्लिश है, जिस तरीके की इंग्लिश यूज़ हुई है, विक्टोरियन इंग्लिश, वो मेरे बहुत बार पल्ले नहीं पड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वोकैबुलरी का जो फ्लेक्स चार्ल्स डिकेंस करते हैं वो कई बार सर के ऊपर से गया। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं गूगल और चैट जीपीटी का ही यूज़ करते रह गया था। बहुत सारे सिम्बॉलिज्म थे जो मुझे समझ नहीं आया, कुछ कुछ समझ आए लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट गई, और सच बताऊं तो सिम्बॉलिज्म तुम्हें हर नेक्स्ट पेज में मिल जाए। लेकिन एक जो चीज़ थी जो मुझे बांधे रख रही थी इस कहानी से, वो था सिडनी कार्टन, और सिडनी कार्टन के कारण ही मैंने इस पूरे किताब को ख़त्म किया, और फाइनली ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उस कैरेक्टर के कारण। और देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और तुम्हारा ओपिनियन कुछ और हो सकता है अगर तुमने ये बुक को रीड कर रखा है, एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। चार्ल्स डिकेंस के बहुत बड़े बड़े फ़ैन हैं इस दुनिया में, और लिटरेचर के वर्ल्ड में उन्होंने बहुत योगदान भी दिया है। मैं चार्ल्स डिकेंस पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बस इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। बस मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पर्सनली ये बुक नहीं पसंद आई। शायद चार्ल्स डिकेंस की कोई और बुक मुझे पसंद आ जाए, लेकिन तब तक के लिए अभी तो ये बुक नहीं पसंद आई है मुझे फर्स्ट रीड में। शायद मैं कभी इसको सेकंड रीड दूँ, तो अगर मेरा ओपिनियन कुछ और रहेगा तो मैं वो भी तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा, कुछ और जानने को मिलेगा तो वो भी शेयर करूँगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही था। और अगर तुम्हें बुक को पढ़ने का मन है तो मैं कहूँगा मेरे ओपिनियन पे सिर्फ और सिर्फ मत जाओ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, तुम जाके इस बुक को रीड कर सकते हो। हाँ, जानता हूँ थोड़ी सी लंबी बुक है, क्लासिकल है, तो थोड़ा सा परेशानी होगा, बट स्टिल मैं कहूँगा फिर भी एक रीड दो, कम से कम सिडनी कार्टन के लिए रीड दो। ऐसे और भी कैरेक्टर्स हैं इस बुक में जो तुम्हें बहुत सारे चीज़ें महसूस करवाएंगे, तो उसके लिए तुम इस बुक को रीड दे सकते हो। और बस इतना ही था इस आज के वीडियो में, और आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है, कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिला है, तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।